सो प्यारे बच्चों, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जिस क्वेश्चन पे हाथ रख दूंगा वैसा ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में दिखाई देंगे, इस बात की मेरी गारंटी है। तो सबसे पहले हम इन क्वेश्चंस को समझ लेते हैं। इन तीनों में से हो सके तो तीनों क्वेश्चन एग्जाम में आ जाएंगे, हो सके तो दो क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, और हो सके तो कम से कम एक क्वेश्चन एग्जाम में आएगा ही आएगा। ये पत्थर की लकीर है। तो चलो हम इन क्वेश्चन को सीखते हैं। मैं एक एक करके आपको सिखाता हूं तीनों के तीनों क्वेश्चन डिटेल में। बस करना कुछ नहीं है, पेपर उठाना है, पेन उठाना है, और मेरे को जब मैं सिखा दूं तो खुद से एक बार सॉल्व जरूर कर लेना। अब आपको क्वेश्चन दिखे इसलिए मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूं। पहला क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, आपके आंखों के सामने, आपके दिल के सामने, आपके दिमाग के सामने क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। डिटरमाइन द हाइब्रिडाइजेशन एंड मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ द कॉम्प्लेक्स। आपसे हाइब्रिडाइजेशन के बारे में पूछ सकते हैं, आपसे मैग्नेटिक बिहेवियर के बारे में पूछ सकते हैं, और आपको कॉम्प्लेक्स देंगे, जैसे एक कॉम्प्लेक्स है ये और एक कॉम्प्लेक्स है ये। सभी क्वेश्चन को करने का एक सिंपल स्टेप होता है। अगर आप एक क्वेश्चन सारे क्वेश्चन यू। सो प्यारे बच्चों, फटाफट पहले क्वेश्चन को सीखते हैं। पहले क्वेश्चन मैं कराऊंगा तभी आप सीख पाओगे। क्वेश्चन है FeH2O6 और यहां पर है 2+। पहला क्वेश्चन है FeH2O6 2+। चलो इस क्वेश्चन को लेते हैं। तो मैं पहले लाइन खींच लेता हूं कि हमें कौन सा क्वेश्चन करना है। फर्स्ट FeH2O6+2, और हमें क्या क्या फाइंड करना है? हाइब्रिडाइजेशन एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। यही था ना क्वेश्चन, हाइब्रिडाइजेशन एंड मैग्नेटिक बिहेवियर इसका। अच्छा मेरे सुंदर बच्चों, फटाफट कोई भी क्वेश्चन होना, करने का तरीका क्या होगा? तरीका सबसे पहले तो आप इस आयरन को देखो। इस आयरन का आपको निकालना है ऑक्सीडेशन नंबर। अब ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं? देखो, ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए इसको X लिखना, माइनस। अभी देखो जो H2O होता है, H2O होता है न्यूट्रल, H2O न्यूट्रल होता है, तो यहां पर आप X माइनस भी लिख सकते हो, प्लस भी लिख सकते हो, क्योंकि H2O होता है न्यूट्रल, न्यूट्रल यानी 0। तो X + 0 इक्वल टू में इसके ऊपर चार्ज कितना है? 2, तो X की वैल्यू +2 आ गया। इसका मतलब हमारा जो आयरन है, आयरन वो +2 में है, यानी आपको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है मेटल का, और इतना काम आपको आना चाहिए। दोबारा बोल रहा हूं, थ्योरी तो एक बार पढ़ लेना, मैं तो आपको बस क्वेश्चन सॉल्व करना सिखा रहा हूं। अगर थ्योरी नहीं पढ़ा है तो मैं अपने रक्षक 2026 बैच में करवाऊंगा कुछ दिन बाद, लेकिन यूट्यूब पर भी मैंने करवा रखा है, वहां से भी देख सकते हो, क्योंकि अगर आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो आपको थोड़ा बहुत नॉलेज तो होना चाहिए। अब पहले बच्चों आयरन +2 में आ गया। देखिए अब सुनिए, जो नॉर्मल आयरन होता है वो 26 होता है एटॉमिक नंबर। 26 का मतलब होता है 3d6 4s2 आर्गन के बाद। अब तुम बोलोगे सर हमें तो ये भी करना नहीं आता है। भाई देखो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो आना चाहिए भाई, वैसे बड़ा आसान है। कैसे बड़ा आसान है? देखो 3d 4s, अब ये 26 है तो d के अंदर 6 डाल दिया, d के अंदर, और s के अंदर 2 डाल दिया। तो बेटा ये 26 आयरन का है, पर हमारे क्वेश्चन में जो आयरन है वो +2 में है। अगर क्वेश्चन में आयरन +2 में है, तो क्या करें? तो आप बोलोगे देखो भैया हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ ऐसा होगा, 3d6 4s0। सर 4s0 क्यों? क्योंकि +2 का मतलब होता है 2 इलेक्ट्रॉन गायब है, तो यहां पर हमारा 2 था, लेकिन यहां पर हम इसको 0 लिखेंगे। +2 का मतलब होता है 2 इलेक्ट्रॉन गायब। इतना करने के बाद मेरे प्यारे बच्चों क्या करना है? इतना करने के बाद आपको ड्रॉ करना है, यहां पर डी को ड्रॉ करना है। 1 2 3 4 5 डब्बों का डी होता है। फिर बेटा डी के बाद आता है एस, एक डब्बे का एस होता है। फिर प्यारे बच्चों आता है पी, 3 डब्बों का पी होता है। और उसके बाद प्यारे बच्चों, तो सबसे पहले डी 5 डब्बों का, सुनते रहना ध्यान से, डी 5 डब्बों का, फिर एस, फिर पी, फिर दोबारा से एक डी बनाना है, डी 1 2 3 4 5 डब्बों का डी। तो इसको याद कर लो, दुनिया जहान के सारे क्वेश्चन में यही काम आएगा। अब प्यारे बच्चों 3d6, अच्छा इसको रिपीट कर लेना है, इसको ना 2 बार लिखना होता है सेम इन डब्बों को। तो मैं यहां पर क्लोन कर ले रहा हूं, क्लोन मतलब कि मैं लिख दे रहा हूं नीचे, इसको 2 बार सेम टू सेम नीचे लिखना होता है। देखो डब्बे बना के 2 बार इसको ऐसे बनाना होता है। अब प्यारे बच्चों अगर हम बात करें कि हमारा 3d6 है, हमारे डी में है 6, डी में 6 होने का क्या मतलब है? देखो पहले आप 1 भरोगे, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और ये छठा, तो आपने डी में 6 भर दिया, बाकी सब ये खाली रहेंगे। अब प्यारे बच्चों यहां पर एक बार ध्यान देना, यहां पर जो हमारा H2O है, H2O इसको वीक फील्ड लिगेंड कहते हैं, वीक फील्ड लिगेंड। अब तुम्हारे मन में सवाल आएगा कि सर इसको वीक फील्ड लिगेंड क्यों कहते हैं? अरे भैया एनसीईआरटी में और मैंने पढ़ाया भी है कि कौन स्ट्रांग होता है और कौन वीक होता है। तो प्यारे बच्चों H2O जो है ना, वीक फील्ड लिगेंड माना जाता है। स्ट्रांग हमारा CN होता है, CN स्ट्रांग होता है। तो वीक फील्ड लिगेंड क्या करता है? वीक फील्ड लिगेंड की वजह से पेयरिंग नहीं होता है, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन डज नॉट टेक प्लेस, अभी समझा रहा हूं, डज नॉट टेक प्लेस। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग नहीं होगा। पेयरिंग का मतलब क्या है समझा रहा हूं, जैसे कि ये जो सिंगल इलेक्ट्रॉन है ना, ये जो सिंगल इलेक्ट्रॉन है ये सिंगल ही रहेंगे, ये पेयर नहीं बनाएंगे, ये 4 सिंगल इलेक्ट्रॉन सिंगल ही रहेंगे। पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन डज नॉट टेक प्लेस, ठीक है। यानी कि जब हम इसकी बात करते हैं FeH2O6+2, तो यहां पर ध्यान रखना प्यारे बच्चों, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है 2 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर है सेम रहेगा, और बाकी ये सारे के सारे सिंगल रहेंगे। अब आपको H2O लिखना है 6 H2O। अगर आपको 6 H2O लिखना है ना, तो प्यारे बच्चों एक H2O यहां जाएगा,
फिर एक H2O यहां जाएगा, ऐसा मान के चलो कि इनके जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे इनमें जाएंगे H2O, ये H2O, फिर कितने हो गए 4 H2O हो गए, तो पांचवा H2O यहां जाएगा और छठा यहां पर। तो हमने यहां से क्या सीखा कि ये सेम टू सेम रहेगा, कुछ भी पेयर नहीं होगा यहां पर सेम टू सेम। और हमारे पास है 6 H2O, तो 6 कैसे जाएगा, खाली S में एक, फिर 3 जाएंगे P में और 2 जाएगा यहां पे। तो हमारा हो क्या रहा है देखिए, S1 यूज हुआ, एक S का डब्बा हुआ और 3 P का डब्बा, देखो तीनों डब्बे, ये तीनों डब्बे P के हैं तो sp3, और यहां पर D के अंदर 2 डब्बे यूज हुए हैं तो sp3d2। प्यारे बच्चों इसी को हाइब्रिडाइजेशन कहा जाता है, इसी को हाइब्रिडाइजेशन कहा जाता है। अगर फटाफट समझ में आ गया टॉपिक, अब यहां से क्या क्या बातें आपको समझनी है, देखो यहां से क्या क्या बातें समझनी है कि हाइब्रिडाइजेशन कैसे डिसाइड होता है, कि डब्बे कौन से यूज हुए, एस का एक डब्बा, पी का 3 डब्बा और डी का 2 डब्बा यूज हुआ है। अब यहां पर देखो, यहां खास बात है, यहां पर है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का मतलब जिसका पेयरिंग नहीं हुआ, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मतलब जो अकेले अकेले इलेक्ट्रॉन है। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो क्या होगा, अगर ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो प्यारे बच्चों उसको हम पैरामैग्नेटिक कहते हैं। पैरामैग्नेटिक, ध्यान देना, पैरामैग्नेटिक बिहेवियर है, पैरामैग्नेटिक बिहेवियर, पैरामैग्नेटिक बिहेवियर है इसका। फिर प्यारे बच्चों, जैसे कि ये सिंगल इलेक्ट्रॉन है, सिंगल, तो सिंगल आदमी खूब घूम कर सकता है, फिर सकता है, कभी सदर बाजार जाएगा, कभी वहां के रोड पे जाएगा, घूमेगा फिरेगा, एंजॉय करेगा, तो हम बोलेंगे भाई एकदम घूम फिर सकता है, तो यहां पर होगा हाई स्पिन। सिंगल इलेक्ट्रॉन का होता है हाई स्पिन प्यारे बच्चों, हाई स्पिन। तो ये हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है बेटा, हाई स्पिन होगा यहां पे। हाई स्पिन के साथ साथ एक और चीज ध्यान रखना, यहां पर जो ऑर्बिट है, ऑर्बिट बाहर के यूज हुए, बाहर के। ये जो अंदर वाला डी है ये यूज नहीं हुआ, हमारा स्टार्ट यहां से हुआ है, यहां से एस से स्टार्ट हुआ है, एस मतलब बाहर का हिस्सा, अंदर वाला इस्तेमाल नहीं हुआ, तो इसको बोलते हैं आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, आउटर ऑर्बिटल। तो प्यारे बच्चों ये सारे क्वेश्चंस के आंसर हमें देने होते हैं। तो ये हमने एक और भी क्वेश्चन किया FeH2O6 वाला, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या निकली इसकी, sp3d2, और मैग्नेटिक बिहेवियर कैसा है इसका, पैरामैग्नेटिक। अब प्यारे बच्चों दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, CN वाला, NiCN4 2-। अब अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों हमारे पास NiCN4 -2, तेल लगा के सरसों का। आ जाओ, अब दोबारा बोलो, जब भी कोई क्वेश्चन करना हो सबसे पहले Ni पकड़ो, x माइनस का साइन क्यों लगा रहा हूं, क्योंकि यहां पर Cn के ऊपर ना 4 है, तो Cn के ऊपर होता है -1, ये सब मैंने थ्योरीज में पढ़ाया है, Cn माइनस होता है, हर बच्चे को पता होगा, तो ये -4 हो जाएगा। तो x -4 इक्वल टू में यहां पर है -2, तो x आ जाएगा +2। यानी अगर हम बात करें जो निकल होता है वो 28 होता है, और आर्गन के बाद इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 3d8 4s2, 3d8 4s2। लेकिन जैसा कि हमारा जो निकल है वो +2 में है, हमारा जो निकल है वो +2 में है, तो निकल +2 का क्या होगा प्यारे बच्चों, आर्गन 3d8 4s0, यानी यहां से 2 हम गायब कर देंगे। इसके बाद बेटा वही खेल खेलना है जो आप खेलते आए हो। सर कौन सा खेल खेलना है, अरे वही खेल खेलना है बेटा कि आपको यहां पर बनाना है D, 1 2 3 4 5 डब्बों का सेट D, फिर आपको एक डब्बे के लिए S बनाना है, 3 डब्बों के लिए P बनाना है, फिर प्यारे बच्चों तेल लगा के D बनाना है, तो आप बनाओगे DSPD। क्या बात है सर, फिर वही खेल खेलना है कि यहां पे D में है 8 इलेक्ट्रॉन, अरे D में है 8 इलेक्ट्रॉन, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन 5 इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन 7 इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन, तो आपको 8 इलेक्ट्रॉन भरना है। पहले सिंगल सिंगल भरते हैं, फिर बाद में कर देते हैं उसको, क्या कर देते हैं बाद में, देखो देखो देखो, जिसको 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 भरना नहीं आता बताऊं, पहले सुन लो, पहले ना यहां पर एक बार वो कर लो, इसको क्लोन कर लो। क्लोन मतलब हमें नीचे भी इसकी जरूरत पड़ेगी, हमें नीचे इसकी जरूरत पड़ती है, तो हमने एक बार क्लोन कर लिया। आप सुनो, अब D के अंदर है 8 इलेक्ट्रॉन, D के अंदर 8 है, तो पहले आप 1 भरोगे, 1 2 3 4 5, अब जगह नहीं है तो क्या करोगे 6 7 फिर 8। अब यहां पर है 2, अभी रुक जाओ, अब यहां पर ना हमारे पास है CN, तो जो CN माइनस होता है, CN माइनस ये होता है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। अब तुम्हारे मन में यही सवाल आएगा, सर मुझे वीक और स्ट्रॉन्ग का पता कैसे लगेगा, उसके लिए तो पढ़ना पड़ेगा ना भैया, उसके लिए सीरीज याद करनी पड़ेगी कि कौन वीक होता है कौन स्ट्रॉन्ग होता है, प्लीज याद कर लेना मेरे दोस्त, या इंटरनेट पे लिखोगे तुरंत आ जाएगा। तो CN होता है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या करता है प्यारे बच्चों, ये करवाता है पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करवाता है। ओ हो, तो ये पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करवाता है। पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन का क्या मतलब है प्यारे बच्चों, कि देखो यहां पर ये दोनों पेयर है, अच्छी बात है, ये दोनों भी पेयर है, अच्छी बात है, ये दोनों भी पेयर है, अच्छी बात है, लेकिन ये सिंगल है। सिंगल होने का मतलब पता है क्या है, ये इसको उठा के यहां पे डालेंगे, यहां पर ये पेयरिंग करा सकता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड पेयरिंग करा सकता है। देखो जो वीक फील्ड लिगेंड था, देखो वीक फील्ड वाला क्वेश्चन, जो हमारा वीक फील्ड लिगेंड था, वीक फील्ड लिगेंड पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन डज नॉट, यहां पर पेयरिंग नहीं हो रहा है, लेकिन यहां पर पेयरिंग होगा। तो देखो क्या होगा, समझो यहां पर ऑलरेडी पेयर है, यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन का पेयर है, यहां भी 2 इलेक्ट्रॉन का पेयर है, यहां भी 2 इलेक्ट्रॉन का पेयर है, इन 3 जगह पे तो पेयर पहले से ही है। अब ये वाला भी यहां आके उठ के पेयर हो जाएगा। पेयर होने से क्या होगा, जब ये वाले को इस वाले को उठा के यहां ले आओगे तो ये डब्बा हो जाएगा खाली, एम्प्टी, ये खाली हो जाएगा, खाली, तो ये खाली हो जाएगा। अब हम लोग को करना क्या है, हम लोग को बनाना है FeCN4 -2, यानी हमें 4 CN का जुगाड़ लगाना है, 4 CN। तो प्यारे बच्चों एक CN जो है उछलता कुत्ता यहां चला जाएगा, CN माइनस, अगला CN को यहां डाल देना, फिर बचे हुए 2 CN को यहां डाल देना, यानी एक डब्बे में एक CN माइनस का जुगाड़ लगाना है आपको।
तो एक Cn माइनस यहां जाएगा, एक Cn माइनस यहां जाएगा और 2 Cn माइनस यहां जाएगा। तो देखो यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर हो रहा है कि D का एक डब्बा यूज, S का एक डब्बा यूज और P का 2 डब्बा यूज। तो बेटा ये है इसका हाइब्रिडाइजेशन, ये इसका है हाइब्रिडाइजेशन। ओ हो दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है। तो दर्द की वजह पढ़ाई नहीं है, मैंने बहुत बढ़िया समझाया, दर्द की वजह कुछ और है। कुर्सी चेक करो, कुर्सी चेक करो, उसमें कोई कील तो नहीं है, बात समझ पा रहे हो? दर्द की वजह कुछ और है। सुनो अब यहां पर है सारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, सुनना पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से क्या कहा जाता है, सुनना ध्यान से। अगर कहीं पर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन लिखा है, अगर कहीं पर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन लिखा है, दोबारा बोल रहा हूं, अगर कहीं पर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन लिखा है तो इसका मतलब होता है डायामैग्नेटिक। क्या बात है सर, आपने दर्द ही मिटा दिया सर, क्या बात है सर, अब मुझे पैरासिटामोल की जरूरत नहीं है सर, क्या बात है, डायामैग्नेटिक। फिर आप जैसे कि मान लो पेयर हो गया, हाथ से हाथ पकड़ रखा है, तो स्लो स्पिन यानी लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, ये लो स्पिन है प्यारे बच्चों। ओहो, और यहां पर ऑर्बिट अंदर का यूज हुआ है, ये अंदर का ऑर्बिट यूज हुआ है, देख लो अंदर का ऑर्बिट, तो इसको बोलते हैं इनर ऑर्बिटल, इनर ऑर्बिटल। ओहो ओहो, दर्द मिटा दिए सर। तो देखो हमने बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर दिए, तो हाइब्रिडाइजेशन बता दिया, मैग्नेटिक बिहेवियर भी बता दिया। अब प्यारे बच्चों यहां पर आप देखोगे तो सबका जोड़ा लगा हुआ है, जोड़ा मतलब पेयर हो रखा है ना। अब देखो सेम नीचे एक और क्वेश्चन है जो धमाकेदार क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 देखो, क्वेश्चन नंबर 2 बेटा धमाकेदार क्वेश्चन है। लिखा है कि कंसीडरिंग द कॉम्प्लेक्सेस COF6 COEN थ्राइस आइडेंटिफाई विच वन इज, हमें आइडेंटिफाई करना है कौन सा पैरामैग्नेटिक है, कौन सा मोर स्टेबल है, कौन सा इनर ऑर्बिटल है, कौन सा हाई स्पिन है। तो अब क्या करेंगे, इन दोनों क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। एक बार मैं आपको क्वेश्चन लिख के दिखा दूं कि हमें करना क्या, सेम स्टेप करना है, बस एक बार है COF6 और एक बार है COEN थ्राइस, ठीक है। तो COF6 -3, एक क्वेश्चन है हमारे पास COF6 -3, और प्यारे बच्चों एक क्वेश्चन है हमारा, सुन लो, एक क्वेश्चन है हमारा, कहां गया ये रहा, COEN थ्राइस +3, COEN थ्राइस +3। अब देखो इस क्वेश्चन को बिना सॉल्व किए भी आप कर सकते हो, पता है क्यों, क्योंकि आप मुझसे पढ़ रहे हो। मुझसे क्या, कोई भी अच्छा इंसान आपको पढ़ाएगा, आप तो गजब के बच्चे हो, है ना। मेरे सुंदर बच्चों, मेरे सुंदर बच्चों आप ध्यान दो। अब देखो ये जो है फ्लोरीन जो है ना, ये वीक फील्ड होता है, वीक फील्ड लिगेंड। अगर ये वीक फील्ड लिगेंड है, अगर वीक फील्ड लिगेंड है प्यारे बच्चों समझना ध्यान से, अगर ये वीक फील्ड लिगेंड है तो क्या ये पेयरिंग करवा पाएगा, नहीं। तो यहां पर होगा अनपेयर्ड, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तो हम बोलेंगे ये पैरामैग्नेटिक है, पैरामैग्नेटिक, सुनते रहना, क्योंकि हमें लॉजिकली पता है कि ये वीक फील्ड लिगेंड है, तो यहां पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। देखो मैंने आपको सिखाया, ये रहा देखो, अगर हमारे पास वीक फील्ड लिगेंड हो तो वीक फील्ड लिगेंड में क्या होता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये हम पढ़ चुके हैं। तो वीक फील्ड लिगेंड की वजह से कहां गया हमारा क्वेश्चन, ये रहा, वीक फील्ड लिगेंड है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, पैरामैग्नेटिक होगा, पैरामैग्नेटिक होगा। अच्छा जी, पैरामैग्नेटिक है, अनपेयर्ड, अनपेयर्ड अभी शादी नहीं हुई है, तो हाई स्पिन, हाई स्पिन, हाई स्पिन होगा। और हमें पता है कि अनपेयर्ड में आउटर ऑर्बिटल बनता है, आउटर ऑर्बिटल, आउटर ऑर्बिटल। तो हम ऐसे लॉजिकली भी दिमाग लगा सकते हैं, हम यहां पर थोड़ा लॉजिकली भी दिमाग लगा सकते हैं। बात को समझ पा रहे हो, क्योंकि ये कोबाल्ट का केस है। कोबाल्ट का बेसिकली पता क्या होता है, कोबाल्ट का होता है, अगर मैं बताऊं आपको कोबाल्ट, तो कोबाल्ट होता है बेटा हमारा 27 पे 3d7 4s2। तो हमें इतना पता है कि जो डी के इलेक्ट्रॉन होंगे, वो डी के इलेक्ट्रॉन जो है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। डी के अंदर मान लो, डी के अंदर मैं आपसे ऐसे कहूं कि डी के अंदर मान लो है हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, डी के अंदर यहां पर हो सकते हैं मान लो 6 इलेक्ट्रॉन है। तो डी के जो 6 इलेक्ट्रॉन हैं, थोड़ा मैं आपको करके दिखा देता हूं ताकि आपको आइडिया लग जाए। देखो आप हमेशा करना, आप तो हमेशा करना है, मैं तो आपको बता रहा हूं। इसको क्वेश्चन करेंगे कैसे, देखो ऐसे करेंगे, पहले आप इसको एक्स मानते, एक्स माइनस फ्लोरीन के अंदर कितने होते हैं, फ्लोरीन के अंदर होते हैं -6, एक्स -6 इक्वल टू -3, तो कोबाल्ट आपका +3 में आएगा। अब कोबाल्ट का +3 देखो, नॉर्मल कोबाल्ट जो होता है वो होता है 3d7 4s2, आर्गन के बाद, आर्गन के बाद, यहां पर आर्गन भी आएगा, मैंने लिखा नहीं है। तो अभी हमारे पास कोबाल्ट का +3 है, तो कोबाल्ट +3 मतलब क्या हो गया, 3d6 4s0। देखिए +3 का मतलब होता है कि 2 इलेक्ट्रॉन यहां से जाएगा और 1 इलेक्ट्रॉन यहां से, तो बेटा 3d6 है। तो 3d6 का मतलब क्या है कि डी के अंदर देखो, डी बनाओगे, डी 1 2 3 4, अब डी में कैसे बनाओगे, 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन 5 इलेक्ट्रॉन और ये 6 इलेक्ट्रॉन। तो अब देखो ना, बाकी जो 4 इलेक्ट्रॉन है कैसे है, वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, और ये वीक फील्ड लिगेंड है, ये पेयर भी नहीं कर पाएगा, वीक फील्ड लिगेंड अनपेयर ही रहने देगा। तो आउटर ऑर्बिटल का मतलब क्या है, देखो आउटर ऑर्बिटल का मतलब है कि अब ऑर्बिट यूज होंगे तो बाहर वाले यूज होंगे। आउटर ऑर्बिटल का क्या मतलब है समझा रहा हूं, देखो आउटर ऑर्बिटल का मतलब होता है कि अगर हमारे पास वीक फील्ड लिगेंड है, देखो अगर हमारे पास वीक फील्ड लिगेंड है, तो वीक फील्ड लिगेंड में क्या होता है, ये जो इलेक्ट्रॉन से ये अनपेयर्ड ही रह जाएंगे, अनपेयर्ड हो जाएंगे, तो हमें खाली जो है ना, खाली बाहर की तरफ मिलेगा, बाहर, तो हम बोलेंगे आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, हमें बाहर के खाली मिलेंगे। तो बेटा ये ध्यान रखना है कि एक बार आप करके देख लेना, मैं तो एक्सपीरियंस से बता रहा हूं कि ये सब आंसर हम कर सकते हैं। ईएन जो होता है, ईएन बेटा स्ट्रॉन्ग फील्ड होता है। अब देखो स्ट्रॉन्ग फील्ड अगर लिगेंड है, अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो आपको पता ही क्या होगा, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। पेयर्ड इलेक्ट्रॉन का मतलब प्यारे बच्चों डायामैग्नेटिक, ओहो हो, डायामैग्नेटिक, क्या बात है,
फिर हाई स्पिन नहीं, लो, पेयरिंग हो रखी है, पेयरिंग 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 मतलब क्या, लो स्पिन। क्या बात है। अब आउटर ऑर्बिटल की जगह पर क्या होगा यहां पर बताओ, अगर पेयरिंग हो गई तो अंदर वाले ऑर्बिटल यूज होंगे, इनर ऑर्बिटल, इनर ऑर्बिटल। तो देखो इस क्वेश्चन में हमें क्या क्या आंसर करना था, किसका हाई स्पिन है, किसका इनर ऑर्बिटल है, कौन सा मोर स्टेबल है। तो पैरा ये सब तो आप कर लोगे, ये सब आप कर लोगे। स्टेबिलिटी की बात करते हैं, देखो ये वाला ज्यादा स्टेबल होता है, स्टेबल क्यों ज्यादा होता है, क्योंकि ये जो है ना यहां पर चिलेशन होता है बेटा, चिलेशन। अब तुम बोलोगे सर हमें चिलेशन नहीं पता, देखो एक्चुअली जो ईएन होता है ना, ईएन, एक ईएन जो है दो से बॉन्ड कर लेता है। अगर एक ईएन दो से बॉन्ड कर लेगा तो वहां पर चिलेशन के चांसेस है, और चिलेशन से ना चीजें स्टेबल बनती है, स्टेबल। ध्यान रखना ईएन वाला ज्यादा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। जो पॉलीडेंटेट होते हैं, पॉलीडेंटेट या डाइडेंटेट, ये ना स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं चिलेशन इफेक्ट से। फटाफट नोट करो, समझ में आ गया तो कमेंट करो, कमेंट को गीला करो। देखो जशिका, जशिका मुझसे पूछती है कि सर आप आमतौर पर पीडीएफ नहीं देते हो, क्योंकि मैं देश को ना मजबूत करना चाहता हूं। हमारा देश ना जोकर बनता जा रहा है बच्चों स्टडीज के मामले में। मैं आपको एक बहुत सिंपल सी चीज सिखा रहा हूं, जो क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूं, अगर आप क्वेश्चन भी खुद लिखोगे और आंसर भी खुद लिखोगे, दोबारा बोल रहा हूं, आपने क्वेश्चन खुद लिखा, आंसर खुद लिखा, इवन जो मैं थ्योरी बोल रहा हूं थ्योरी भी खुद लिखा ना, तो आपका 80% काम तो यहीं के यहीं हो जाएगा, यानी 80% दिमाग में तो तुरंत ही चला जाएगा। आप लोग क्या करते हो, जो बड़े बड़े टीचर है जो पीडीएफ दे रहे हैं, मुझे भी मजबूरी में कई बार देना पड़ता है, पर फिर भी बता रहा हूं देना नहीं चाहिए, सब पूरा देश बर्बाद कर रहे हैं। बिना लिखे आप नहीं सीख सकते, लिखोगे तभी सीखोगे। फिर बच्चों को लगता है हम इतना पढ़ते हैं फिर भी हम भूल जाते हैं, हम तो खूब पढ़ते हैं हम भूल जाते हैं, पढ़ा हुआ याद नहीं रहता, चीजें मुश्किल लगती है। मैं अगेन आई एम सेइंग बेटा, खुद लिखो खुद करो। पीडीएफ मेरे पास 1000 पड़े हुए और आपको भी पता है, पर मैं कोशिश करता हूं कि बच्चे खुद लिखे और सीखे। मेरे इसी चक्कर में बच्चे मुझे देखते नहीं है कि यार मैं सर का देख तो लूंगा, वीडियो से पढ़ तो लूंगा, लेकिन पीडीएफ नहीं मिलेगा, नोट्स मुझे खुद बनाना पड़ेगा। अबे तो खुद नहीं बनाएगा तो भाई कौन बनाएगा। इसलिए मैं पीडीएफ नहीं देता और मैं हमेशा कहता हूं खुद लिखो, लिखोगे तो सीखोगे। लेकिन अभी मैं भी पीडीएफ देने लगा हूं, क्योंकि बच्चों की इतनी डिमांड आती है कि मैं खुद परेशान हो जाता हूं। अब देखो वो भी बात है ना कि अगर बच्चों के हिसाब से नहीं चलोगे तो आप डूब जाओगे। बहुत सारी चीजें होती है भाई, इंसान मजबूर हो जाता है। फिर भी मैं आज तक पीडीएफ नहीं देता हूं जानबूझ के। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे सुंदर बच्चों। अब देखो प्यारे बच्चों, यहां पर अपने पास क्या है, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। ये डेफिनेशन आप खुद करना, कई बार एक्सप्लेन करने के लिए आता है, तो डेफिनेशन वाली चीज मैं नहीं कराऊंगा, डेफिनेशन आप करना। मैं आपको क्वेश्चन करना सिखाऊंगा, ट्रिकी क्वेश्चन। ये ट्रिकी क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लिखा है यूजिंग क्रिस्टल फील्ड थ्योरी राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ अ D4 मेटल आयन इन ऑक्टाहेड्रल फील्ड अंडर द कंडीशन। अब ये कंडीशन क्या है देख लो, आप सीख लो ध्यान से। देखो एक होता है नीचे और एक होता है ऊपर, इनके बीच का जो एनर्जी गैप है उसी को डेल्टा नॉट बोलते हैं, उसी का नाम होता है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। डेल्टा नॉट एनर्जी होता है बेटा, ये एनर्जी है, एनर्जी गैप। एनर्जी गैप दो होता है बेटा। बेसिकली जो डी ऑर्बिटल होता है, डी के जो डी जो सबसेल है, डी टूट जाता है दो हिस्से में, 2 और 3 के हिस्से में, उनके बीच का जो एनर्जी गैप होता है उसको ये बोलते हैं। अब क्वेश्चन कह रहा है कि हमें ना डी के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन भरने, यानी यहां पर हमें 4 इलेक्ट्रॉन भरने। पहला केस है कि जो, अच्छा ये ऑक्टाहेड्रल है बेटा, ठीक है, ये ऑक्टाहेड्रल फील्ड है, ये ऑक्टाहेड्रल फील्ड है। तो ऑक्टाहेड्रल में डायग्राम ऐसा होता है, मैं आपको बता दूं, 3 नीचे रखना है आपको, ऑक्टाहेड्रल में Eg T2G, तो ऑक्टाहेड्रल में T2G और Eg to Tg, तो Eg T2G, ठीक है, ओके। ओके तो ये ऑक्टाहेड्रल है बेटा, देखो 2 होता है, एक ऑक्टाहेड्रल एक टेट्राहेड्रल। तो ऑक्टाहेड्रल में आपको याद रखना होता है कि ऐसा कुछ होता है, ठीक है प्यारे बच्चों। अब थोड़ा इसको देखते, यहां तक आपको बात समझ में आई। अब कह रहा है कि इसका जो नाम होता है इसको बोलते हैं T2G, सुनना, और इसको बोलते हैं Eg। नीचे वाले को T2G, इसको वाले को Eg बोलते हैं। सब क्लियर है, एक बार कमेंट में लिखते चलो, ऑल क्लियर, चलो बहुत बढ़िया, ओके। तो T2G नीचे होता है, Eg ऊपर होता है। अब सुनना ध्यान से, अब हम करना है D4 का हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन करना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। तो यहां पर क्या ध्यान देना है आपको कि बोला गया है कि जो एनर्जी गैप है वो ज्यादा है, एनर्जी गैप ज्यादा है एज कंपेयर टू पेयरिंग। तो ये एनर्जी गैप ज्यादा है पहले केस में, तो हम पहला केस यहां पे पढ़ रहे हैं, ये वाला केस हम पढ़ रहे हैं, एनर्जी गैप ज्यादा है, यानी ये जो गैप है, ये गैप ये बहुत ज्यादा है, इनके बीच का गैप बहुत ज्यादा है। और गैप ज्यादा होगा तो क्या होगा, मान लो हमें 4 इलेक्ट्रॉन भरना है, 4 इलेक्ट्रॉन, तो हम ऐसे भरेंगे 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन। तो चौथा इलेक्ट्रॉन जो है ना ऊपर नहीं जा सकता, चौथा इलेक्ट्रॉन ऊपर नहीं जा सकता। बोलो क्यों? क्योंकि यहां पर एनर्जी गैप ज्यादा है, एनर्जी गैप ज्यादा है, तो चौथा इलेक्ट्रॉन ऊपर नहीं जाएगा। ऊपर ना जाने का मतलब है कि यहीं पर पेयर हो जाएगा, पेयर। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या होगा पहले क्वेश्चन का? पहले क्वेश्चन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होगा T2G में 4 एंड Eg में 0, T2G में 4, Eg में 0।
यानी हमने इलेक्ट्रॉन को ऊपर नहीं भेजा, हमने इलेक्ट्रॉन को नीचे ही रखा। क्यों? क्योंकि यहां पर एनर्जी गैप ज्यादा है, ये एनर्जी गैप ज्यादा है, ऊपर जाने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए, एनर्जी गैप ज्यादा है, तो हम ऊपर नहीं भेजेंगे, हम नीचे ही डाल देंगे। ठीक है, अब दूसरे क्वेश्चन का आंसर देखना। दूसरे क्वेश्चन में क्या कह रहा है? दूसरे क्वेश्चन में कह रहा है जो एनर्जी गैप है वो कम है, कम। देखो कम का साइन है, कम। एनर्जी गैप अगर हमारा कम है तो हम क्या करेंगे? देखो हमने अपने 3 इलेक्ट्रॉन मान लो भर लिए, हमें 4 इलेक्ट्रॉन भरना है, हमने 3 भर लिए। अब चौथा इलेक्ट्रॉन हमारा ऊपर चला जाएगा, ऊपर। ऊपर क्यों जाएगा? क्योंकि यहां पर एनर्जी गैप कम, एनर्जी गैप कम है, ये गैप कम है। गैप कम होने का मतलब कि इलेक्ट्रॉन ऊपर जा सकता है। तो इस बार क्या होगा? T2G में 3 आएगा और EG में आएगा 1। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, प्लीज आप ध्यान रखना। और ये भी ध्यान रखना कि हमारा ऑक्टाहेड्रल है कि टेट्राहेड्रल है। वैसे एग्जाम में क्वेश्चन ऑक्टाहेड्रल के लिए आएगा, तो ऑक्टाहेड्रल में नीचे होता है T2G और ऊपर होता है EG। आप प्लीज नोट कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। प्यारे बच्चों, अगर आप चाहते हो मैं ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चंस लेके आऊँ तो प्लीज़ यार सपोर्ट करो। मैं दिन रात बहुत मेहनत कर रहा हूँ, इवन मेरी तबीयत भी मेरा साथ नहीं दे रहा। मैं आपके लिए बहुत मेहनत कर रहा हूँ पर मुझे सपोर्ट नहीं मिल रहा। यार हम जैसे लोगों को भी तो ग्रो करने का मौका मिलना चाहिए। प्लीज़ सपोर्ट करो। वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करो, कमेंट करो कि मुझे अच्छा फील हो कि कैसा लग रहा है आपको और आगे कंटिन्यू करना है कि नहीं करना है। हाइप करो, नीड है। लव यू ऑल। प्लीज़ अगर चाहते हो कि कंटिन्यू करूँ तो करो। अगर मन खुश हो रहा है कि हाँ कोई बंदा अच्छा चीज़ दे रहा है फ्री में तो सब्सक्राइब करो, ये सब करो, बहुत ज़रूरी है मेरे लिए। करो ये सब। आपको यहां पर कुछ ना कुछ बना होगा ऐसा, जैसे K3CrF6, और उसका नेमिंग करने के लिए आएगा। अब देखो नेमिंग तो सीखना पड़ता है। मैं यहां पर एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसका मैं नेमिंग करके दिखाता हूं। मैंने अपने लेक्चर्स में, जब मैंने लेक्चर्स पढ़ाए थे इसके, वैसे मैं दोबारा भी पढ़ाऊंगा रक्षक बैच में, तो मैंने नेमिंग करने का ट्रिक बताया था। मैं आपको एक बार नेमिंग करके दिखाता हूं। अब देखो नेमिंग करने के लिए मैंने ट्रिक क्या बताया था कि सबसे पहले ब्रैकेट, ये जो ब्रैकेट है, तो ब्रैकेट के इस साइड जो होता है, इस साइड, तो जैसे इस साइड हमारे पास है पोटेशियम, K3 मतलब पोटेशियम। देखिए पोटेशियम प्लस होता है बेटा, पोटेशियम अगर प्लस होता है तो ब्रैकेट के यहां पर -3 आएगा, क्योंकि ये 3 पोटेशियम प्लस का है, तो यहां पर -3 आएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि अगर बाहर अगर मेटल है पॉजिटिव तो ब्रैकेट के ऊपर -3 आएगा। ये चीज आपको ध्यान देना है। अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व, इस क्वेश्चन का नाम कैसे लिखते हैं? IUPAC नेम, नेम द फ्लोरिंग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। हमें IUPAC नेम लिखना है। तो देखिए जहां पर पोटेशियम है वहां पर पोटेशियम ही आएगा, पोटेशियम। तो यहां पर तो हम पोटेशियम ही लिखेंगे क्योंकि यहां पर पोटेशियम है। फिर बेटा यहां पर हमें लीगेंड का नाम लिखना होता है, यानी कि पोटेशियम के बाद हमें पहले लीगेंड का नाम लिखना है, लीगेंड। लीगेंड के बाद हमें नाम लिखना है बेटा, लीगेंड के बाद मेटल का, मेटल। तो नेमिंग का ट्रिक मैं बता चुका हूं, फिर भी मैं इसका नाम लिखना आपको सिखाता हूं। तो सबसे पहले पोटेशियम की जगह पोटेशियम आएगा, उसके बाद हमें लीगेंड का नाम लिखना है। तो यहां पर जो लीगेंड है हमारा, लीगेंड है हेक्साफ्लोरो, हेक्साफ्लोरो यहां पर लीगेंड है। तो पोटेशियम हेक्साफ्लोरो, कई लोग फ्लोरिडो भी लिखते हैं, ठीक है ना? तो पोटेशियम हेक्साफ्लोरो, फ्लोरो की स्पेलिंग देखना, FLOURO होगा, फ्लोरो, फ्लोरो लिख दिया मैंने, FLOURO, फ्लोरो। फ्लोरो हो गया ये। अरे फ्लोरो की स्पेलिंग मैं कैसे भूल सकता हूं? FL फ्लोरो। अरे मैं फ्लोरो की स्पेलिंग भूल गया यार, कितनी गजब की बात है। चलो छोड़ो, मैं एक मिनट स्पेलिंग देख लो यार, ये तो बेइज्जती वाली बात है कि मैं फ्लोरो की स्पेलिंग कैसे भूल सकता हूं? FLOURO, फ्लोरो पहले सही लिखा था मैंने, FLOURO, FLOURO। सो अब देखते हैं। तो प्यारे बच्चों नाम कैसे लिखेंगे समझना। तो जैसे कि यहां पर पोटेशियम लिखा है तो आप यहां पर पोटेशियम लिख दोगे, पोटेशियम, पोटेशियम। तो हमने यहां पर पोटेशियम लिख दिया। पोटेशियम के बाद यानी कि पहले जो K3 है उसकी जगह पर पोटेशियम लिख दिया, फिर आपको लीगेंड का नाम लिखना है। तो यहां पर लीगेंड कौन है? ठीक है ना, लीगेंड। तो यहां पर लीगेंड जो है ना, लीगेंड वो है फ्लोरो, हेक्साफ्लोरो। तो हेक्साफ्लोरो, FLOURO, हेक्साफ्लोरो, फ्लोरो ऐसे होता है, फ्लोरो। तो पोटेशियम हेक्साफ्लोरो। तो आपको पहले साइड में जो है इसका नाम लिख दिया, फिर लीगेंड का नाम लिख दिया, लिखना आपको मेटल। तो मेटल यहां पर है क्रोमियम। लेकिन ध्यान रखना प्यारे बच्चों, यहां पर नेगेटिव होने की वजह से, नेगेटिव होने की वजह से इसका नाम होगा क्रोमेट, CHROMAT, क्रोमेट नाम पड़ेगा इसका, 8 लग जाता है लास्ट में, 8, क्रोमेट। तो K3 पोटेशियम, फिर लीगेंड, लीगेंड है हमारा हेक्साफ्लोरो, क्रोमेट। अच्छा, फिर प्यारे बच्चों यहां पर हमें इसका ऑक्सीडेशन नंबर लिखना है। तो हम ऑक्सीडेशन नंबर कैसे लिखते हैं ये देखो। तो इसको आप X मान लेते हो, X, और ये फ्लोरीन का होगा बेटा -6, और इक्वल टू में जो बाहर लिखा होता है -3, तो X इज इक्वल टू +3 आएगा। तो क्रोमेट थर्ड। आई होप आप समझ गए होंगे कि IUPAC नेम कैसे करना है। अब प्लीज नोट करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब प्यारे बच्चों कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में IUPAC नेम वाले क्वेश्चंस आते हैं, जो कि आपको सीखना है कि IUPAC नेम करते कैसे। उसके बाद जो सेकंड टाइप होता है ना, सेकंड टाइप के क्वेश्चन ऐसे बनते हैं। तो प्लीज IUPAC नेम आप खुद सोचना और सीखना। और दूसरे टाइप का जो क्वेश्चन बनता है वो ऐसा बनता है कि आपको बताना होता है कि जो आइसोमरिज्म है वो किस टाइप के है। राइट द टाइप्स ऑफ आइसोमरिज्म एक्सिबिटेड बाय द फ्लोविंग कॉम्प्लेक्स। हमारे पास ये कॉम्प्लेक्स है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये कॉम्प्लेक्स है फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो बोल रहा है व्हाट टाइप ऑफ आइसोमरिज्म, ये किस प्रकार के आइसोमरिज्म शो करेंगे। तो देखिए
अब आइसोमरिज्म की आपके पास नॉलेज होनी चाहिए। जैसे कि मैं आपको बताऊं तो यहां पर ये जो है ना SO4 अंदर जा सकता है और Cl बाहर आ सकता है, तो इसको बोलते हैं आयोनाइजेशन आइसोमरिज्म। आयोनाइजेशन, तो ये आयोनाइजेशन आइसोमरिज्म शो करेगा, आयोनाइजेशन, क्योंकि इसमें क्या है जो क्लोरीन है वो बाहर जा सकता है और SO4 अंदर। ये सब हमने पढ़ाया हुआ है बहुत बढ़िया से थ्योरीज में। अगर आपकी थ्योरी बहुत कमजोर है तो ये इन क्वेश्चन का करने का कोई फायदा नहीं है, पहले आपको अपनी थ्योरीज कंप्लीट करनी चाहिए। फिर प्यारे बच्चों ऐसे क्वेश्चन ईएन वाले हमने पढ़ाया हुआ है कि जो ये EN3 वाला सेम क्वेश्चन हमने पढ़ाया हुआ है, EN3 वाला, ये ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो करता है। ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो करता है। अब ये आप अपना नोटबुक खोलना या मुझसे पढ़ा हुआ आप देखना, आपको पता लगेगा कि इस क्वेश्चन में हमने ऑप्टिकल आइसोमरिज्म कराया हुआ है। फिर प्यारे बच्चों ये वाला जो है यहाँ पर दो कोऑर्डिनेशन है, एक ये और ये, यहाँ पर दो कोऑर्डिनेशन है, तो इसका नाम होता है कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म। कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म। तो प्यारे बच्चों ऐसे ही अगर आप थ्योरीज को पढ़ के जाते हैं तो आप इजीली इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएंगे। ये थ्योरेटिकल क्वेश्चंस होते हैं। तो आयोनाइजेशन, ऑप्टिकल एंड कोऑर्डिनेशन, तो मतलब कि कुल मिला के आइसोमरिज्म एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर। आप प्लीज अगर समझ गए तो कमेंट करें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब मेरे प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन को देखिए। जैसे कि मैंने कहा कि इस चैप्टर में IUPAC नेम एंड आइसोमरिज्म एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। अगर आप यहां पर देखोगे मेरे प्यारे बच्चों तो लिखा है कि राइट द स्ट्रक्चर एंड नेम ऑफ ऑल स्टीरियो आइसोमर्स। आपको नाम भी बताना है और स्ट्रक्चर भी बताना है। अब देखिए जैसे कि ये वाला क्वेश्चन है COEN थ्राइस वाला, ये COEN थ्राइस वाला। अब इस क्वेश्चन की खास बात क्या है प्यारे बच्चों कि जब भी इसको पढ़ाया जाता है तो ये ऑप्टिकल आइसोमरिज्म में आता है। यानी अगर हम अपने पहले क्वेश्चन की बात करें तो COEN थ्राइस, ये हमारा EN थ्राइस और यहां पर है Cl3, तो हमें इससे काम नहीं है, हमें बस इससे काम होता है। तो बेटा ये हमारा ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो करता है, ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो करता है, आइसोमरिज्म या ऑप्टिकल आइसोमर्स। अब ये जो ऑप्टिकल आइसोमर्स है इसको हम कैसे बना के आपको दिखाएंगे ये समझना। देखो यहां पर ये कोबाल्ट है ना प्यारे बच्चों, तो ये कोबाल्ट रहेगा। बेसिकली यहां पर आप देखोगे EN, तो EN ना बाइडेंटेट होता है। बाई मतलब डाइडेंटेट बोलते हैं इसको, डाइडेंटेट। EN एक EN में दो होता है, एक EN में दो, यानी कि यहां पर इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो 6 है। देखो एक EN के अंदर दो होता है, तो यहां पर 3 है, 3, तो एक के अंदर दो, तो 3 के अंदर 6, तो 6 के लिए स्ट्रक्चर ऐसा बनता है प्यारे बच्चों। 6 के लिए जो स्ट्रक्चर ऐसा बनता है, देखिए ये होता है 6 का स्ट्रक्चर। तो यहां पर प्यारे बच्चों जैसे इस कोबाल्ट है, कोबाल्ट, तो इस कोबाल्ट है, कोबाल्ट, और 6 के लिए क्या होगा देखो, तो जैसे कि हम यहां पर ऐसे इसको दिखाएंगे, एक, देखना ध्यान से, हमें 6 यहां से बॉन्ड्स निकालने हैं, तो 1 2 3 4, 4 हम निकाल चुके हैं, तो ये 5वां और ये 6ठा। ठीक है जी। तो हमने कोबाल्ट है, ये कोबाल्ट हमारा मेन, समझना ध्यान से, कोबाल्ट, ये हमारा कोबाल्ट है, और हमें पता है कि जो एक EN में 2 होता है, 3 EN में 6, तो हमने 6 बॉन्ड्स बना दिए। एक देखो ऊपर के 3 बॉन्ड और नीचे के 3 बॉन्ड। अब EN लगाना कैसे है देखो, तो यहां पर एक EN जो है ना 2 से कांटेक्ट करेगा, तो ये जो एक EN है, समझना, जैसे ये EN है, तो एक EN यहां पर 2 से कांटेक्ट करेगा। फिर प्यारे बच्चों ये जो दूसरा EN होगा ये भी 2 से कांटेक्ट करेगा, और मान लो ये तीसरा EN है, तो इसको भी हमने 2 से कांटेक्ट करवा दिया। तो ये हमारा एक कंपाउंड बनके रेडी है, हमारे पास ये एक बनके रेडी है। अब इसका हम दूसरा सोचते हैं, दूसरा क्या सोचते हैं कि सपोज करो कि यहां पर अगर मिरर होता, यहां पर अगर एक मिरर हो, मिरर, तो मिरर होगा तो इसका कैसा बनेगा डायग्राम, तो इसका डायग्राम थोड़ा उल्टा बनेगा। उल्टा कैसे बनेगा देखो, कुछ ऐसा बनेगा कि यहां पर कोबाल्ट होगा, ये 1 2 3 4 5 और ये 6, लेकिन डायग्राम कैसे बनेगा देखो, अगर ये मिरर होगा ना तो ये पलट जाएगा। पलटने का मतलब क्या है, अब देखना, ये EN यहां पर लगेगा, ठीक है, ये एक EN यहां लगेगा, उसका उल्टा बनाना है आपको, और ये EN यहां लगेगा। तो ऐसी चीजों को हम ऑप्टिकल आइसोमरिज्म कहते हैं, जो मैंने अपनी थ्योरी में बहुत बढ़िया से पढ़ाया है। तो ये जो EN वाला होता है ना, EN वाला, ये ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो करता है ना, तो ये ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो करेगा। और ऑप्टिकल आइसोमरिज्म में एक होता है डेक्स्ट्रो और एक होता है लीवो, एक होता है डेक्स्ट्रो, एक होता है लीवो। क्या आप इस बात को समझ पा रहे हैं कि EN3 वाला जो है उसका एक ऐसा बन सकता है, और उसका मिरर इमेज लेंगे तो वो ऐसा बन सकता है। आप प्लीज मुझे एक बार कमेंट में क्लियर लिखो कि आपको आया कि नहीं आया, फिर हम आगे बढ़ेंगे। प्यारे बच्चों आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत हो जाओ, ऑप्टिकल आइसोमरिज्म में यही होता है। तो बोला है कि राइट द स्ट्रक्चर, तो स्ट्रक्चर हमने बना दिया ऑप्टिकल आइसोमरिज्म का। नेम्स, तो बेटा ये डेक्स्ट्रो है, ये डेक्स्ट्रो वाला है। अच्छा देखो एक बात सुनो, जैसे ये Cl3 है तो Cl माइनस होता है, तो ये प्लस होगा। तो आप प्लीज यहां पर ना, यहां पर प्लस लगाना पड़ेगा आपको, ब्रैकेट लगा के, ऐसे ब्रैकेट लगा के आप यहां +3 लगा सकते हो, +3। वैसे इसका भी ब्रैकेट ऐसे लगा के इस पे आप +3 लिख सकते हो कि भैया देखो अगर ये Cl-3 है तो बगल में +3 होगा। तो एक डेक्स्ट्रो होता है और एक होता है लीवो। तो प्लीज इस बात को समझिएगा कि ऑप्टिकल आइसोमरिज्म में हम क्या करते हैं, जो EN3 वाला है ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो करेगा ये वाला, जहां पर एक मिरर होगा। पहला डायग्राम अगर आप ऐसा बनाओगे तो दूसरा उसका पलट के बनाओगे, पलट के यानी मिरर, इसका मिरर इमेज बनाओगे। तो ये आपके लिए खास बात थी।
अब प्यारे बच्चों हमारे पास एक कंपाउंड है ये वाला। अब अगला क्वेश्चन है ये NH3 ट्वाइस Cl2। अब देखो ये NH3 ट्वाइस Cl2 यहां पर है कोऑर्डिनेशन नंबर 4। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 अभी हम क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में क्या होता है, देखो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में एक स्क्वायर बनाया जाता है, स्क्वायर, और स्क्वायर के 4 हिस्से होते हैं, एक 4 बॉन्ड्स होते हैं, 3 4, जिसके सेंटर पे हमारा ये आ जाएगा जो हमारा प्लेटिनम है, प्लेटिनम जो मेटल है। तो प्यारे बच्चों आप यहां पर इसको प्लेटिनम को ऐसे लिख देंगे, और जैसा कि लिखा हुआ है NH3 एंड Cl2। तो यहां पर हम लोग क्या करते हैं, इसको कैसे बनाते हैं देखिएगा। मान लीजिए एक बार हमने 2 Cl को साथ में रख दिया, 2 Cl को हमने साथ में रख दिया, 2 Cl है और 2 NH3, और 2 NH3 को हमने साथ में रख दिया। तो प्यारे बच्चों इसको बोला जाता है सिस, इसको सिस बोला जाता है। और अगली बार में हम क्या करेंगे, देखिए अगली बार में इसी क्वेश्चन को करने के लिए अगली बार में हम वही स्क्वायर बनाएंगे, स्क्वायर, और ये प्लेटिनम, और 4 बॉन्ड रहेंगे, 1 2 3 4, लेकिन यहां पर हमने Cl को साथ रखा हुआ है। अब हम क्या करेंगे, एक Cl को यहां लगा देंगे तो दूसरे Cl को यहां, और एक NH3 को यहां लगा देंगे तो दूसरे NH3 को यहां। तो प्यारे बच्चों इसको बोला जाता है ट्रांस, ट्रांस। तो यहां पर हमें आइसोमरिज्म खेलना है। तो जैसा कि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 था, यहां पर 6 कैसे था, 3 दूनी 6, तो 6 के लिए हमने ऐसा बनाया ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। अब यहां पर NH3 2 बार है, Cl2 2 बार है। तो प्यारे बच्चों अगर NH3 2 बार है, NH3 2 बार और Cl2 2 बार, तो यहां पर सिस एंड ट्रांस का ही चांस है, क्योंकि हमारे पास बॉन्ड 4 है, 2 NH3 2 Cl2। तो बेटा यहां पर सिस एंड ट्रांस बनेगा। अब प्लीज इसे नोट कीजिए, और समझ में आया तो मुझे बताइए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब मेरे प्यारे बच्चों प्लीज, अब मेरे प्यारे बच्चों यहां पर ध्यान दीजिए, बहुत ध्यान से समझना कि अपने पास अब क्या है, इस चीज को समझने का प्रयास करना। अपने पास है अब थर्ड क्वेश्चन। अब इस थर्ड क्वेश्चन को अच्छे से सीखना है आपको। देखो यहां लिखा है NH3 4 एंड Cl2। हमें ब्रैकेट के बाहर वाले से कोई मतलब नहीं, इससे कोई मतलब नहीं है और इससे कोई मतलब नहीं है। NH3 4 Cl2, तो 4 NH3 Cl2, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। तो 6 के लिए क्या ऑप्शन होता है, देखो 6 के लिए एक स्क्वायर बनेगा, और 1 2 3 4 5 6। तो यहां पर Cl2 को देखो, Cl2, तो हमने 2 Cl को यहां रख दिया, और जो हमारे 4 NH3 है उसको यहां रख दिया हमने, 1 NH3 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 NH3, और जो हमारा आयरन है वो आयरन वो बीच में आ जाएगा, बीच में आयरन यहां आ गया। तो बेटा ये जो चीज है ना, यहां पर 2 Cl साथ में है, 2 Cl ये 2 Cl साथ में है। तो ये ऐसा गेम हो गया कि देखो यहां पर 2 Cl साथ में है। तो जब 2 Cl साथ में होता है बेटा, ऐसा देखो कि जब दोनों Cl साथ में रखे हैं तो इसका नाम होगा सिस, तो इसका सिस आइसोमर होगा। अब अगली बार हम क्या करेंगे, देखना अगली बार हम क्या करेंगे, अगली बार हम सेम कंपाउंड बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6, बीच में ये आयरन, लेकिन इस बार एक क्लोरीन को यहां रखेंगे और दूसरे क्लोरीन को यहां रख दो, एक क्लोरीन यहां, एक क्लोरीन यहां, तो दोनों क्लोरीन हो गए दूर दूर, बिल्कुल आमने सामने। जैसे यहां पर देखो ये क्लोरीन आमने सामने, तो बेटा इसको बोलेंगे हम ट्रांस, इसको हम ट्रांस बोलेंगे। और हम करेंगे कैसे, यहां पर एक चीज सीखना ध्यान से, बहुत ध्यान से, कि ये Cl है, ये Cl है। तो अब करना क्या है, बचे हुए NH3 यहां दाग देंगे, NH3 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 NH3। यानी आपको ये ध्यान देना है कि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, 6 के लिए डायग्राम ऐसा बनेगा, लेकिन यहां पर ये EN है, तो EN, एक EN 2 से बॉन्ड करता है, इसलिए इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है। लेकिन यहां पर अलग अलग NH3 है, अलग अलग Cl है, तो सिस और ट्रांस हमने बनाया। तो प्यारे बच्चों हमें यहां पर स्ट्रक्चर और नेम बताने थे आइसोमर्स के। यानी इस चैप्टर में IUPAC नेम के बाद सेकंड मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक होता है आपका आइसोमरिज्म। आप प्लीज नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब मेरे प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट कैसे होता है ये सीखना, ये वर्नर्स थ्योरी के ऊपर का क्वेश्चन होता है। ऐसा लिखा है, देखो मैंने आपको 2-3 क्वेश्चन लिया है, लिखा है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड विद द फॉर्मूला CrCl3.6H2O। एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है जिसका फॉर्मूला है CrCl3.6H2O। यानी कि कोई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, ये कोई कंपाउंड है प्यारे बच्चों जिसका फॉर्मूला है CrCl3.6H2O। ठीक है, कोई कंपाउंड होगा, ओके। रिलीज 2 मोल्स ऑफ AgCl ऑन ट्रीटमेंट विद AgNO3। कह रहा है कि भैया इसके अंदर ना AgNO3 डाल दिया, इसके अंदर AgNO3 डाल दिया, और जब इसके अंदर AgNO3 डाला हमने, दोबारा बोल रहा हूं, जब इसके अंदर हमने AgNO3 डाला, जब इसके अंदर AgNO3 डाला, तो ये रिलीज करता है 2 मोल्स ऑफ AgCl, 2 मोल्स ऑफ AgCl। इसके अंदर से AgCl निकल जाता है, यानी कुल मिला के 2 मोल्स ऑफ AgCl का मतलब है कि 2 Cl गायब हो गया, यहां 2 Cl जो है वो गायब हो गया, 2 Cl गायब हो गया। अच्छा, तो कह रहा है कि देखो कि जब इसके अंदर हम डाल 2 मोल्स ऑफ AgCl ऑन द ट्रीटमेंट विद AgNO3, रिलीज हो जाता है, रिलीज हो रहा है 2 मोल्स ऑफ AgCl। जब उसमें हम AgNO3 डालेंगे तो जब इसके अंदर हम AgNO3 डालेंगे ना, तो ये वाला जो Ag है वो 2 Cl को खा जाएगा, ये जो Ag है वो 2 Cl को खा जाएगा, 2 Cl को खा जाएगा, ओके। तो क्वेश्चन कह रहा है सब क्या लिखा है, प्रोपोज द स्ट्रक्चर ऑफ द कॉम्प्लेक्स। ये जो क्रोमियम का कॉम्प्लेक्स है उसके क्या स्ट्रक्चर पॉसिबल है, उसका स्ट्रक्चर बताओ।
क्रोमियम के कॉम्प्लेक्स का स्ट्रक्चर आपको बताना है कि क्रोमियम के कॉम्प्लेक्स का स्ट्रक्चर क्या हो सकता है, यानी कि हमें एक स्ट्रक्चर रेडी करना है। तो देखो ऐसे इमेजिन करो, हम इसको ना ऐसे इमेजिन करेंगे। कैसे इमेजिन करेंगे कि देखो Cr, ठीक है, Cr, और यहां पर जैसा ये कह रहा है कि 2 Cl गायब हो सकता है, 2 Cl गायब हो सकता है, ये कह रहा है कि 2 Cl गायब हो सकता है। तो हम ऐसा कुछ सोच सकते हैं, समझना, कि 2 Cl बाहर रहा होगा। हमें सोचना पड़ेगा कि 2 Cl बाहर रहा होगा, क्योंकि अगर यहां पर 3 Cl है, समझना, यहां पर 3 Cl है और वो कह रहा है कि 2 Cl गायब हो गए, तो 2 Cl को बाहर रहना पड़ेगा तभी ये गायब हो सकता है, यानी कि 2 Cl बाहर रहा होगा। अगर 2 Cl बाहर रहा होगा तो 3 Cl है, टोटल 3 है, 2 बाहर रहा होगा तो 1 Cl को अंदर रहना पड़ेगा, तो 1 Cl हमारा अंदर है। अगर अब देखो मेरी बात सुनो ध्यान से, अब हमें ना कोऑर्डिनेशन नंबर जो हमें लेके जाना होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर हमें 6 लेके जाना होता है, 6। तो देखो हमारा 1 Cl अंदर है, तो यहां पर हम 5H2O, जो H2O है वो 5 हम ले सकते हैं, 5, क्योंकि यहां पर हमारे पास है 6H2O, 6H2O है। लेकिन अगर 1 क्लोरीन अंदर है तो 5H2O ही अंदर रहेगा। जैसे 1 क्लोरीन अंदर है तो 5 ही आप अंदर रख सकते हो, क्योंकि टोटली 6 रखने हैं, 6। अगर 6 रखने हैं आपको तो 1 क्लोरीन है तो 5H2O। तो लॉजिकली अगर हम देखें तो यहां पर 3 क्लोरीन में से 1 अंदर है, 1 अंदर है तो 2 बाहर है, 1 अंदर 2 बाहर। वैसे 6H2O में से 5 अंदर है, तो यहां पर 1 बाहर होगा। तो कुछ ऐसा हम इमेजिन कर सकते हैं। बोला है ना इस क्वेश्चन में प्रपोज करना है आपको, प्रपोज द स्ट्रक्चरल फॉर्म ऑफ दिस क्रोमियम कॉम्प्लेक्स। इसको हम कैसे इसको बता सकते हैं? तो हम बोलेंगे देखिए भैया, अगर आपका 2 मोल AgCl है बाहर, बोला है ना इसने कि AgNO3 डालने से 2 मोल AgCl, मतलब 2 Cl गायब हो रहे हैं। 2 Cl गायब होने का मतलब है कि 2 Cl आपके बाहर रहेंगे। अगर 2 Cl बाहर रहेंगे तो बचा हुआ 1 अंदर होगा। अब 1 Cl अंदर है, अब H2O है 6 H2O है, तो भैया अंदर हमें 5 H2O रखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि देखो 1 क्लोरीन और 5 H2O मिलकर 6 बनाएंगे, क्योंकि हमें 6 ही रखना है, 6। तो ऐसे दिमाग लगाया जाता है इस क्वेश्चन में। तो कुल मिला के दिमाग कैसे लगाया जाता है कि क्लोरीन अगर 1 अंदर है, 1 है तो 6 में से हमें 1 मिल चुका है, हमें चाहिए 5, तो ये 5 H2O आएगा, तो बचा हुआ H2O बाहर होगा। तो ऐसे दिमाग लगाना होता है इन क्वेश्चंस में। तो ये थोड़े से चैलेंजिंग क्वेश्चन होते हैं, पर मैं आपके लिए लेके आया हूं। अब अगला क्वेश्चन है कि अ कंपाउंड रिप्रेजेंटेड एज COCl3.6NH3 गिव्स 3 मोल्स ऑफ AgCl। अब कह रहा है देखो कोई कंपाउंड है COCl3.6NH3, अब जब इसमें हम AgNO3 डालेंगे तो 3 AgCl जो है, यानी कि 3 Cl गायब हो जाएगा। 3 AgCl का मतलब है 3 Cl गायब होगा। अगर इसमें हम AgNO3 डालेंगे तो 3 Cl गायब हो रहा है। तो वही बोला गया है कि राइट द स्ट्रक्चर ऑफ कोबाल्ट कॉम्प्लेक्स। तो हम ऐसे बोलेंगे देखो जी, ये हमारा कोबाल्ट है जी, और आप कह रहे हो कि इसके अंदर से 3 Cl निकल सकते हैं। 3 Cl निकलने का मतलब है कि Cl3 बाहर होगा। वो कह रहा है कि 3 Cl आप गायब कर सकते हो, तो 3 Cl बाहर होगा। अब इसके अंदर से 3 Cl आपने गायब कर दिया तो बचा 6NH3, और अंदर हमें 6 बंदे रखने, अंदर हमें 6 बंदे रखने, 6, तो बचा हुआ NH3 6 जाएगा अंदर। तो ये क्वेश्चन थोड़ा आसान था, ये क्वेश्चन थोड़ा आसान था, हो गया सॉल्व, क्योंकि अंदर 6 रखने हैं और बचे ये 6 NH3, तो वही रख दिया हमने। तो ये क्वेश्चन थोड़ा आसान था। अब इस क्वेश्चन में है प्यारे बच्चों, डिफाइन द टर्म चिलेट इफेक्ट, कि हमें बताना है कि ये चिलेट इफेक्ट क्या होता है। लिखा है डिफाइन द टर्म चिलेट इफेक्ट, कि भैया ये चिलेट इफेक्ट क्या होता है ना, चिलेट इफेक्ट। अब मेरी बात को थोड़ा ध्यान से सुनना, ये चिलेट इफेक्ट क्या होता है। देखिए अगर हमारे पास, समझना, जैसे मैंने कहा कोई कॉम्प्लेक्स है, मान लो CrEn थ्राइस, मान लो Cl3, ये कोई कॉम्प्लेक्स है। तो यहां पर जो En है ना, En क्या करता है, देखो अगर मैं इसका डायग्राम बनाऊं तो क्या करता है En क्या करता है, समझना इस बात को। En क्या करता है, फील करना बस। ये सब मैंने सिखाया है अपनी क्लासरूम में, यूट्यूब पर वीडियो पढ़िए, देख लेना अगर समझ ना आ रहा हो तो। ये जो En है ना, एक साथ 2 से बॉन्ड करता है, ये En एक के साथ 2 से बॉन्ड करता है, En एक साथ 2 से बॉन्ड करता है। तो ये जो इससे ना स्टेबिलिटी आती है, स्टेबिलिटी आती है। तो ये En स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, क्योंकि एक रिंग बन रहा है, रिंग बन रहा है, रिंग लाइक स्ट्रक्चर। कहीं पर रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनता है ना, रिंग टाइप का, मतलब कि एक बंदा ही 4 से बॉन्ड कर रहा है, एक ही बंदा 6 से बॉन्ड कर रहा है, एक ही बंदा 3 से बॉन्ड कर रहा है, 2 से बॉन्ड कर रहा है। तो जब एक बंदे ज्यादा बॉन्डिंग करते हैं तो वहां पर स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, स्टेबिलिटी है ना। तो यहां पर प्यारे बच्चों स्टेबिलिटी बढ़ती है, प्लीज ध्यान देना, यहां पर स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। और ये जो स्टेबिलिटी बढ़ जाती है उसी को चिलेट इफेक्ट कहते हैं। इसकी डेफिनेशन आपको लिखना है कमेंट में, आपका होमवर्क है ये। और जो डेफिनेशन नहीं लिखेगा ना, उसका वक्त पे पेन काम नहीं करेगा, वक्त पे पेन काम नहीं करेगा, पहले बता रहा हूं, पेपर में पेन काम नहीं करेगा तुम्हारा। सो ये ध्यान देना, जिस वक्त का आप इंतजार कर रहे हो इतने सालों से, उस वक्त पर पेन काम न करे तो बड़ी बेइज्जती हो जाएगी फिर। तो इसका डेफिनेशन आप लिखना। ये मेरा काम नहीं था डिफाइन वाली चीज कराने का, ये मैंने इसलिए पढ़ाया क्योंकि आगे इसके ऊपर मैं क्वेश्चन कराऊंगा आपको।
अब मेरे प्यारे बच्चों यहां पर अगर आप देखोगे तो आपको क्या मिलेगा, लिखा हुआ है बिटवीन द कॉम्प्लेक्सेस, हमारे पास कॉम्प्लेक्सेस है CONH36 एंड COEN3, विच वन शोज ग्रेटर स्टेबिलिटी, गिव रीजन फॉर योर आंसर। तो हम सीधा बोलेंगे देखो भैया जो EN है ये डाइडेंटेट है, डाइडेंटेट। डाइडेंटेट कौन होते हैं बेटा, जो एक साथ दो से बॉन्ड करे। तो EN डाइडेंटेट है तो यहां पर चिलेशन होगा, चिलेशन या चिलेट इफेक्ट बोलते थे ना पीछे, चिलेट इफेक्ट। यार चिलेट इफेक्ट प्यारे बच्चों, चिलेट इफेक्ट। और चिलेट इफेक्ट की वजह से क्या होती है, स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। तो ये वाला ज्यादा स्टेबल होगा। देखो क्वेश्चन आ गया, मैंने आपको पीछे पढ़ाया था ना, पीछे कहां पढ़ाया था, ये रहा, कि कभी भी चिलेट इफेक्ट होगा तो स्टेबिलिटी बढ़ती है। और क्वेश्चन भी हमसे पूछ लिया, ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। तो मैं आपको वो क्वेश्चन करवा रहा हूं जो एग्जाम्स में आते हैं। अब प्लीज नोट करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं फटाफट। प्यारे बच्चों अब अपने पास ये क्वेश्चन है, अब ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अभी क्वेश्चन कह रहा है कि गिव अ रीजन व्हाई द कॉम्प्लेक्सेस, हमारे पास कॉम्प्लेक्स है ये FeCN6 एंड FeH2O6। अभी कह रहा है एग्जिबिट डिफरेंट कलर। अब देखो अगर ठीक से आप देखोगे ना तो FeCN6 4- एंड FeH2O6 ये है +2 में। अब मेरे सुंदर बच्चों यहां पर एक चीज ध्यान रखना कि कह रहा है कि ये दोनों अलग अलग कलर क्यों शो कर रहे हैं। यहां भी आयरन है, यहां भी आयरन है, ये दोनों अलग अलग कलर शो कर रहे हैं। एग्जिबिट डिफरेंट कलर, ये अलग अलग कलर क्यों शो कर रहे हैं। अगर दोनों में ही आयरन है, दोनों में ही आयरन है, Fe है, तो अलग अलग कलर क्यों शो कर रहे हैं। तो उसके पीछे रीजन क्या है प्यारे बच्चों, उसके पीछे रीजन है ये CN और यहाँ का H2O। देखिए CN जो है, CN एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड। और जो हमारा समझ पा रहे H2O जो है, इसको ना स्ट्रॉन्ग मानते हैं ना वीक, के बीच का होता है, लेकिन इसके मुकाबले ये वीक है, वीक फील्ड लीगेंड एज कंपेयर टू CN, एज कंपेयर टू CN। तो ये थोड़ा वीक होता है। तो इस वजह से क्या होगा, इस वजह से इन लोगों का ना वो अलग होगा। इसलिए देखो समझो मेरी बात को, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, ये वीक फील्ड लिगेंड है। तो क्या होगा, इसकी वजह से बोथ हैविंग डिफरेंट क्रिस्टल फील्ड, सब कुछ छोड़ो, देखो बोथ हैविंग डिफरेंट, देखो जब टूटा है ना क्रिस्टल, जब आपस में टूटते हैं, चलो लिख देता हूं मैं, बोथ हैविंग डिफरेंट क्रिस्टल फील्ड एनर्जी गैप, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी गैप, तो होता क्या प्यारे बच्चों, जब ये टूटते हैं ना आपस में, देखो जब ये टूटेंगे तो टूटने पे आपको पता है T2G और EG दो सेट्स बनता है। तो ये जो एनर्जी गैप होगा इनके बीच में, ये जो एनर्जी गैप होगा दोनों के लिए अलग होगा। अगर दोनों का एनर्जी गैप अलग है, समझना, तो आपको पता है कि एनर्जी के हिसाब से ही कलर होता है, कलर एनर्जी के हिसाब से ही कलर होता है। तो बोथ हैविंग डिफरेंट क्रिस्टल फील्ड एनर्जी गैप, हेंस दे एब्जॉर्ब डिफरेंट लाइट। तो वो अलग अलग लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे, लाइट मतलब एनर्जी, क्योंकि इनका एनर्जी गैप अलग अलग होगा। एक में CN है, एक में H2O है, तो ये जो गैप है दोनों के लिए अलग अलग होगा, समझ पा रहे हो। तो बोथ हैविंग डिफरेंट क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी गैप, हेंस दे एब्जॉर्ब डिफरेंट लाइट, इसलिए अलग अलग कलर आपको दिखाई देगा। अब अगला चैप्टर कौन सा चाहिए मुझे कमेंट करके बताओ, और बिना मेरी मेहनत का फल दिए मत जाना यार प्लीज़।